नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऋषिकेश से ये सोच के चला था कि मैं मसूरी से सीधा पहले लैंडोर जाऊंगा, फिर जॉर्ज एवरेस्ट जाऊंगा, लेकिन मन बदल गया क्योंकि आज बादल बहुत अच्छे थे, क्योंकि बारिश अभी होके हटी है। तो मैं पहले भी अपने वीडियो में एक बात कह चुका हूँ कि जैसे मैं लद्दाख जाता हूँ तो वहाँ का जो शेड्स होते हैं ना, जो लद्दाख कैसा दिखेगा वो वहाँ पे बादल तय करते हैं कि आज लद्दाख कैसा दिखेगा। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों पे जब आप जाओ, ख़ास करके मसूरी साइड या इधर धनौल्टी साइड वगैरह, तो यहाँ पर बारिश तय करती है कि आज मौसम कैसा होगा। क्योंकि बारिश के बाद जब यहाँ पर धनौल्टी वगैरह साइड में आओगे ना या मसूरी में, तो यहाँ पे बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो आज हम उसी को देखने के लिए निकले हैं। तो मैं आज यहाँ पे सबसे पहले जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये लगभग 6578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये, और यहाँ से एक तरफ दून घाटी के बड़ा सही सीन दिखता है और दूसरी तरफ अगलार नदी जो है उसका भी बड़ा अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। और ये मसूरी के जो लाइब्रेरी बाज़ार है उधर से 6 किलोमीटर आपको ऊपर आना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी टाइमिंग की, तो इसका टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये खुला रहता है। और जो इसकी टिकट है, एंट्री टिकट, वो है 200 रुपये। फिर अंदर जाके म्यूज़ियम की जो टिकट है वो 100 रुपये पर पर्सन। और अगर आपने पार्किंग अंदर लेके जानी है तो 1000 रुपये पर कार पार्किंग है। इसलिए एडवाइस करूँगा कि जो कार है वो जहाँ हम अभी बता रहे हैं आपको, वहीं पे आप लगा दीजिए। मतलब उससे पहले, गेट से पहले कहीं पे भी लगा दो, बड़ी सारी जगह हैं। लेकिन जो यंग बच्चे हैं या बेटर, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर कभी भी आना हो ना तो अपने 2 व्हीलर में आओ, बाइक में आओ, या फिर नीचे से बाइक रेंट पे ले लो। क्योंकि कार में बहुत यहाँ पे दुविधा है, क्योंकि बहुत जगह ट्रैफिक जाम होता है। अब आपको मैं जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। इनका जो जन्म था वो 4 जुलाई 1790 को वेल्स, लंदन के जो इंग्लैंड के जो वेल्स है वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत जगह है वो, वहाँ पे पैदा हुए थे। और फिर 16 वर्ष की आयु में इन्होंने सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए और फिर ये भारत पहुँचे। उन्हें बाद में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे में विलियम लैम्पटन का सहायक बनाया गया और 1823 में उन्होंने लैम्पटन की जगह सर्वे के अधीक्षक का पद संभाला। बाद में जॉर्ज एवरेस्ट जो हैं वो ब्रिटिश सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया बने और 1832 में इन्होंने ये घर ख़रीदा, यहाँ पर जो जॉर्ज हाउस जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर ये 11 साल रहे, यहाँ पर इन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री रखी। बाद में बहुत सालों तक इस घर की हालत बहुत ख़राब रही, जर्जर अवस्था में आ गया ये। फिर बाद में उत्तराखंड सरकार ने इसका टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी को दिया और इसका दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया। और इसकी 18 जनवरी 2019 को इसका काम शुरू हुआ और फिर से ये एक प्राइवेट प्लेयर को दिया गया, ये जिसने इसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह रखी। तभी उसने टिकट जो है वो 200 रुपये और 100 रुपये जो लगाई हुई है। और यहाँ पर बताते हैं कि लोग, यहाँ के जो लोकल, मेरी बात हुई थी कि यहाँ पर लोग पहले कैंपिंग, ऊपर पूरी मतलब अय्याशियों का अड्डा बनाया हुआ था यहाँ पर, जब ये इसका बिल्कुल जर्जर हालत में था। तो अब से ये पूरी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। अब नीचे पूरी चेकिंग होती है कि ऊपर क्या क्या आप सामान लेके जा रहे हो साथ में, और आपको इसी टाइमिंग के दौरान आपको यहाँ पे विज़िट करके वापस आना होता है। अब ये जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का जो 142 एकड़ की जो लैंड है, इसके जो रख रखाव और विकास के लिए यहाँ के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज जी ने, इन्होंने राजस्व एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस प्राइवेट लिमिटेड को इसका ठेका दिया हुआ है। तो जो कि गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से ये जुड़े हुए हैं ये। तो इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ है। ये श्री यशपाल आर्य जी के द्वारा उन्होंने भी कई क्वेश्चन रेज़ किए टेंडर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल में मिल जाएंगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। और इसके लिए जो अमाउंट लगा था वो 23.69 करोड़ ये लगा था। और इस संपत्ति का जीर्णोद्धार जो है प्रारंभ में उत्तराखंड
पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा एशियाई विकास बैंक से प्राप्ति धनराशि से किया गया था, लेकिन बाद में इसे संचालन और प्रबंधन के लिए वही जो मैं आपको निजी फर्म जो है उसको पट्टे पर दे दिया गया था, जो मैंने अभी कंपनी का नाम दिया। बाकी ये बात तो तय है कि जब आप कोई भी चीज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देंगे तो उसमें रख रखाव में और जो गवर्नमेंट द्वारा रख रखाव उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये देखिए टिकट प्राइजेज यहाँ लिखे हुए हैं, जनरल चार्जेज इतने, फॉरेनर के लिए इतने हैं, बट कि फॉरेनर के लिए 600 बोल रहे हैं, यहाँ 300 लिखे हुए हैं। तो ये है जी जो इन्होंने रेनोवेट किया है पूरा, ये म्यूज़ियम बना हुआ है जॉर्ज एवरेस्ट का। इसके अंदर उनके जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे ना अपना सर्वे के लिए, वो सारे अंदर रखे हुए हैं। पहले मैं आपको इसकी जॉर्ज हाउस की मैं बाहर की परिक्रमा करवा देता हूँ। तो ये देखिए नीचे बादलों का क्या, ऊपर बादल कैसे देखे आ रहे हैं ऊपर। यही चीज़ यहाँ पर क्योंकि 6-7 हज़ार की फीट की हाइट पे यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर भी धनौल्टी में भी, और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ नीचे बादलों को। ये दूरबीन से देख रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बस यही फ़र्क है हम दोनों में। तो ये देखिए इन्होंने शायद मुझे भी देख लिया है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, बहुत एकदम सुकून है, एकदम शांति है एकदम, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है। तो मैंने देखा जो अपने आज़ादी से पहले जितने भी गोरों ने अड्डे ढूंढे थे ना, बड़े यूनिक अड्डे ढूंढे थे, मतलब उन्होंने सही सही अड्डों पे उन्होंने कब्जा किया था। हम ऋषिकेश की 40 डिग्री की गर्मी छोड़कर यहाँ पर ठंडे वातावरण में आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे 2 पीक पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक के, वो आज हम शायद दोनों ही नहीं देख पाएंगे क्योंकि बादल बहुत हैं, हमें कुछ दिखाई देगा नहीं। देखते हैं, अगर नहीं दिखाई देगा तो वापस आ जाएंगे। पहले हम ज़रा म्यूज़ियम का सर्वे कर लें। आज हमने पूरे दिन भर की टैक्सी हायर की है ऋषिकेश से यहाँ तक की, और यहाँ से फिर लैंडोर, लैंडोर से फिर हम धनौल्टी, सुरकंडा माता, अगर वो वहाँ पे रोप वे चल रहा होगा। तो ये सारा टूर आज एक दिन का हमने पूरा किया है, जिसके चार्जेस 5,000 रुपये टैक्सी के दिए हैं, जो कि एकदम वाजिब हैं। और आप लोगों ने भी कभी आना हो तो मैं जो ट्रैवल एजेंट हैं जिनके थ्रू मैंने टैक्सी बुक की थी, वो मैं आपको नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो ये देखिए जॉर्ज एवरेस्ट उस टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। ये डिजिटल थियोडोलाइट है और ये माइक्रो ऑप्टिक, ये सारी चीज़ें तब की हैं, मतलब तब भी कितने एडवांस थे ये लोग। तो ये वही जॉर्ज एवरेस्ट हैं जिनके नाम पे एवरेस्ट की एवरेस्ट जो चोटी है इन्हीं के नाम पे रखी गई है वो। तो ये जी ये है बुक्स जिसमें सेंसर लगे हुए हैं, आप हाथ सेंसर पे रख के और आप इसको पेज को पलट के देख सकते हैं इसको। ये देखिए ऐसे हाथ से ये इस तरह से आप पूरी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या क्या है। मैं थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मेरे को बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं आता। यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पहले बहुत जर्जर हालत थी, लेकिन अब देखिए एकदम सफाई से सब कुछ एकदम बढ़िया से रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि इतिहास की चीज़ें तो इसको अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सारे वो देखिए सर्वे चेन वगैरह जो जिससे वो सारे वो किए जाते थे। तो ये देखिए ये सारे के सारे ये ओपन डायल थियोडोलाइट है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये पीछे वो मतलब महापुरुष हैं जिनका योगदान रहा है इधर। तो इन सब के नाम, इन सब के बारे में डिटेलिंग सारी बुक्स में दी हुई हैं। तो ये सबके ये जैसे किशन सिंह रावत है, इनका भी योगदान रहा है। सामने ये देखिए मोनेस्ट्री बड़ी अच्छे से दिखा रखी है, ये नैन सिंह रावत है। तो इन सब के योगदान रहे हैं अपने अपने फील्ड में। तो ये उसकी पूरी डिटेलिंग दे रखी है। अभी जैसे सामने राधा नाथ सिकंदर है, इनकी भी पूरा डिटेल दे रखा है। ये पंडित नैन सिंह, वो किशन सिंह रावत जो मैं पहले बता चुका आपको। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानगी हुई कि जॉर्ज साहब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल रहे यहाँ पर। मैं तो सारी ज़िंदगी रहने को तैयार हूँ यहाँ पर। मैंने अभी पूरा का पूरा ये देखा और मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम पर
सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जो कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े ही नहीं और उन्होंने बिना चढ़े उसकी ऊंचाई बता दी। तो ये सारा का सारा कमाल ट्रिग्नोमेट्री का था। और जो मतलब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया था और उसके सिद्धांतों मतलब थियोडोलाइट जो होती है वो एक जो अभी दिखाया था मैंने आपको, जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था उसकी मदद से पहाड़ों को मापा था। तो थियोडोलाइट का ये एक विशेष टेलीस्कोप जैसा उपकरण था जो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोनों को सटीक रूप से मापने के काम आता था। दूरी और स्थान, जॉर्ज और मतलब एवरेस्ट की टीम ने बिहार और भारत के मैदानी इलाकों से कई किलोमीटर दूर रहकर लगभग 150 किलोमीटर से अलग अलग जगहों स्टेशनों से कोनों को मापा था, बताओ। और समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल सी लेवल को आधार माना गया, जो उस समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, पता। मतलब आजकल जो मतलब गूगल पे हम देखते हैं, ये उन्होंने उस ज़माने में ये उस ज़माने के गूगल थे, ये बताओ, गज़ब। तो मतलब जो यहाँ पर हिस्ट्री दिया ना कि इसको डिटेल में पढ़ो ना, तो उनके मतलब जो उन्होंने एफ़र्ट्स किए ना वो लाजवाब है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब मिलिए जॉर्ज साहब से, ये देखिए बड़े आराम मुद्रा में बैठे हुए हैं और मैं भी उनको निहार रहा हूँ। कमाल के आदमी से, रियली गजब, हैट्स ऑफ टू। और ये जो है ना यहाँ पर सारी डिटेलिंग उन्होंने एक मतलब अंदर उन्होंने एक वो बनाया हुआ है होल, उसमें से आप देख सकते हो कि ये जो बाहर जो डिटेल लिखी हुई है उसका मोनूमेंट ये है अंदर। आपने अंदर एक तस्वीर देखी होगी राधानाथ सिकदर की, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1852 में मतलब अपनी गणितीय गणनाओं को पूरा किया था और बताया था कि चोटी जो जिसे तब पीक 15 कहा जाता था, दुनिया में सबसे ऊंची है, उन्हीं के सम्मान में बाद में इस पर्वत का नाम एवरेस्ट रखा गया, बताओ। मतलब इंडियन का भी योगदान था इसके अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि देखो ये जो इतिहास है इसी ने हमारे आज को और भविष्य को बना के रखा है। मतलब उस टाइम पे इन लोगों ने कितनी एफ़र्ट्स की हैं जो हम सिर्फ आज एक पलक झपकते हैं और चले जाते हैं देखकर, लेकिन उन्होंने जी जान लगा दी। तो बहुत गज़ब का काम है ये, अगर इसको डिटेलिंग में पढ़े, जो मतलब इसके इस फील्ड में जो मास्टर है वो समझ सकता है इस बात को। चलो जी, अब हमने बहुत पढ़ाई कर ली अंदर से, अब थोड़ा सा चिल मारते हैं बाहर। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और ये हमारे साथ जो आए हुए हैं प्रिंस बाबू, ये साथ साथ आगे आगे चल रहे हैं हमारे को मार्गदर्शन देते हुए। अब हमें बताया गया कि यहाँ पे एक पॉइंट है देखने के लिए, तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं, फिर हम वापस उस पीक की तरफ जाएंगे। तो ये हम आगे उसी मतलब पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, आप नेचर को एंजॉय कीजिए आप बस। और यहाँ जो नीचे देख रहे हैं ना आपने, कार पार्किंग जो लगी हुई है, अगर यहाँ कार लेकर आनी है अंदर आपको, तो यहाँ पर 1000 रुपये कार पार्किंग है यहाँ पर, इसीलिए हमने कार बाहर खड़ी की है। तो इसलिए ये ध्यान से मतलब अगर अंदर आने की आपको इस गेट से अंदर आना, तो आपको 1000 रुपये पार्किंग के देने पड़ेंगे यहाँ पर। चलिए जी, मैं अब बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के आपको ये व्यू देखने के लिए छोड़ के जाता हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे आके।
ये सच बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारे को जाने का अच्छा कहाँ से? नहीं नहीं भाई, नहीं। वो वहाँ से है, वो वहाँ से है। ये होगी वहीं पर। वहाँ पे जाने का अच्छा। यहाँ हल्की हल्की ठंड लग रही है, लेकिन मतलब मौसम बहुत सुहावना है यहाँ पे। ये बादलों की वजह से ये ठंड आ रही है, और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल मौसम अच्छा है, एकदम बिल्कुल सूदिंग मौसम है और मज़ा आ रहा है एकदम। वहाँ हम ऋषिकेश में गर्मी का माहौल छोड़कर आए हैं और यहाँ पर अच्छा लग रहा है आके। तो ये देखिए, ये है जी व्यू पॉइंट, जहाँ से आप नीचे खाई में देख सकते हैं, और देखिए बादल कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ इस व्यू को। मुझे जब ये बादल जैसे ऊपर आते हैं ना, मुझे ये सीन बहुत अच्छे लगते हैं। ये धनौल्टी में भी होते हैं, और मैं स्पेशली वो इको पार्क में देखने जाता था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सामने हेलीपैड है यहाँ पे। मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर में अगर ये लोग, जैसे ये प्राइवेट को ठेका दिया गया है, तो यहाँ पे ये शादियों का माहौल भी बन सकता है। यहाँ पर साइड में, यहाँ पर वो अपना टेंट शेंट लगा के हेलीकॉप्टर से आके दूल्हा दुल्हन जैसे आजकल फिल्मों में दिखाते हैं, ये माहौल भी बन सकता है। पता नहीं, मैं तो ये अपना आइडिया लगा रहा हूँ ऐसा मतलब जस्ट। तो ये सामने देखिए, बहुत बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जो भी मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है वो चीज़। मतलब अगर पैसा खर्च हुआ है तो दिख रहा है। तो ये सामने कुछ छोटी मोटी दुकानें लगाई हुई हैं यहाँ पर इन्होंने, और यहाँ पर मैगी शैगी, जो चाय शाय, और जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो इधर हर कोने में है, और वो हर कोने में विराजमान है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो शेड, इसमें हमने एंट्री कर दी है ऊपर जाने के लिए। ये जो मतलब वो वाले ऊपर जाने के लिए नहीं, ये सामने पीक में जाने के लिए। 2 पीक हैं यहाँ पे, तो उसमें अपना नाम पता देना पड़ता है और साइन करने पड़ते हैं, और फ़ोन नंबर वगैरह लिखना पड़ता है, ताकि ऊपर से मतलब काउंटिंग हो जाए, बंदा वापस जो जा रहा है वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस वजह से तो हम जा रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री में जो वो व्यू मिलता है ऊपर से, वो तो मिलेगा नहीं आज, क्योंकि बादल बहुत हैं ऊपर। देखते हैं कहाँ तक, अगर कुछ छटते हैं बादल तो जाएंगे आगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे फिर। तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मैं ऊपर 900 मीटर के करीब है, लेकिन अभी हम हार्डली 10 मीटर भी ऊपर नहीं आए। तो देखते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके, उसके बाद अगर फैसला होगा, सर्वसम्मति से फैसला हम दोनों लेंगे कि ऊपर जाएं कि वापस नीचे आएं। बाकी हरियाली बहुत है यहाँ पर। बता रहे थे यहीं पे लोग ना, पहले जब ये जर्जर हालत में था, यहीं पे लोग टेंट वगैरह लगा के कैंपिंग किया करते थे। तो ये मुझे यहाँ के लोकल बता रहे थे। बताओ, उन्होंने भी सही मज़े लूटे यहाँ पर आके। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट हो गई है, और इसलिए, और इधर होना भी नहीं चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को पूरा तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये ऊपर जा रहे हैं हम, हालांकि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। कहते हैं कि आखिर में थोड़ा सा जाके थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफ़िकल्ट है, वैसे ये ट्रैक बना ही हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं कहाँ तक जा सकते हैं। हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अगर आगे भी बादल दिखते हैं तो फिर वापसी करेंगे हम, क्योंकि अभी हमें यहाँ से आगे लैंडोर जाना है, फिर उसके बाद हमें सुरकंडा माता भी दर्शन करने जाना है, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं आज वहाँ पर भी अगर बादल हुए या बारिश हुई तो वहाँ रोप वे चलता है कि नहीं चलता, और आज मेरी हालत पैदल चलने की नहीं है वहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है मुझे, तो क्योंकि विजिबिलिटी है अभी तक, यहाँ पे थोड़ी सी आगे गड़बड़ हो गई है।
तो अभी हम वापस आ गए हैं और वापस जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर से दिखेगा कुछ नहीं। तो ये था जी आज का ये पूरा टूर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लैंडोर में, वहाँ का कैसा वातावरण है और वहाँ पे कैसे बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं दिखाई नहीं दे रहा कि जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो हम मसूरी में फंस गए थे, बहुत रश था, काफ़ी रश था। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, जब भी यहाँ आना हो ना तो बेटर है कि 2 व्हीलर से आओ आप, वो निकल जाएगा इधर उधर से। कार में तो भाई फंस जाओगे आप रियली, जबकि यहाँ पे अभी कुछ इतना ख़ास रश भी नहीं है फिर भी। चलिए।